गुड आफ्टरनून बच्चों। आज फिर से पीवाईक्यू देखेंगे। जो कुछ क्वेश्चन हम लोग दो ही डिस्कस किए थे, लगभग 5-6 क्वेश्चन हैं आज भी। ठीक है, तो सब लोग है सो नोट करना स्टार्ट करो। सब लोग कॉपी निकालो, जैसे जैसे मैं क्वेश्चन दिखा हूं सबको नोट करो, क्योंकि मैं बोर्ड पर लिख के बताऊंगा, क्योंकि मुझे हाईलाइट करके दिखाना है कि एक एक वर्ड का क्या मतलब है। उस वर्ड के बिटवीन जो लाइन्स हैं उनको ही पढ़ना होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे डेमोन्स्ट्रेट करना होगा उन सब चीजों को कि हम लोग इंटरप्रेट करते कैसे हैं। इसलिए इस प्रकार से स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 67।
Okay, write down the question, then we start it. अब ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और तब जो है इसको समझते हैं। ए बॉक्स B1, क्वेश्चन स्टार्ट होता है, एक बॉक्स है जिसका नाम B1 है, उसमें एक व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है और 2 ब्लैक बॉल है। एक बॉक्स है B1 जिसमें एक व्हाइट बॉल, एक रेड बॉल और 2 ब्लैक बॉल है, ठीक है। नेक्स्ट बॉक्स B2, दूसरा बॉक्स है B2, उसमें 2 व्हाइट बॉल है, 3 रेड बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। तीसरा बॉक्स B3 है जिसमें 3 व्हाइट बॉल है, 4 रेड बॉल है और 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। अब हम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब तक प्रोबेबिलिटी नहीं था, अब तक क्या था, बैकग्राउंड था। अब हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है, तो प्रोबेबिलिटी भी उसी के साथ स्टार्ट होगा। इस रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, 2 बॉल चुनते हैं। कैसे कैसे चुनते हैं, हमेशा क्वेश्चन देखना तो उसमें इस वर्ड पे ध्यान देना, क्वेश्चन क्या कर रहा, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट, क्योंकि ये इन्फ्लुएंस करेगा। अब देखो, हमने कॉम्बिनेशन देखा है, उसमें सिलेक्शन होता है। अब सिलेक्शन भी 2 तरह से होता है, वो भी विथ रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। और जब विथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगता है, विदाउट रिप्लेसमेंट लगते हैं तो एपीसी का कौन सा प्रिंसिपल लगता है, जस्ट आर गुने आर गुने आर गुने आर। आर तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं तो उसको उस प्रकार से गुना करते रहे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी में उस चीज का ख्याल रखना होगा कि हम जो सिलेक्शन कर रहे हैं वो कैसा है, विथ रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये वर्ड ध्यान देने वाली है। फ्रॉम ए रैंडमली सिलेक्टेड बॉक्स, अब बॉक्स का सिलेक्शन, रैंडम एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए हैं तो रैंडम रूप से हम तीनों बॉक्स में से कोई सा भी चुन सकते हैं। अब तीनों बॉक्स को चुनना है, और तीनों बॉक्स में से ही चुनना। सिलेक्शन कैसा है हमारा, डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। तीनों का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इसके बाद दिया नहीं है कि हम कैसे करेंगे बॉक्स का सिलेक्शन। बॉक्स के सिलेक्शन करने का तरीका कैसा बताया है, रैंडम एक्सपेरिमेंट में हम क्या बताए थे कि हम लोग प्रोबेबिलिटी को इक्वल रखेंगे और कैसा लिखेंगे, अनबायस्ड। शुरू में बताए थे ना कि अनलेस स्टेटेड इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में से कहा नहीं रहा है स्पेसिफिकली कि हम लोग है सो बायस दे रहे हैं, बायसनेस दे रहे हैं कि हम किस पे ज्यादा वेट डाल रहे हैं, किसको ज्यादा सिलेक्ट करने के लिए वेट डाल रहे हैं, तब तक हम क्या मानेंगे, तीनों को इक्वली रूप से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो, सिलेक्शन ऑफ है ना, सिलेक्शन ऑफ बॉक्स का सिलेक्शन कैसा है, रैंडम है। जब रैंडमली हम बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, मैंने बताया डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। इससे क्या निकाल सकोगे, तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, बॉक्स के सिलेक्ट किए जाने के प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा, कितना है 55, हाँ सही है, ठीक है। तो बॉक्स के सिलेक्ट किए जाने की प्रोबेबिलिटी कैसी होगी, 1/3। तीनों इक्वल है और तीनों का सम कितना होगा 1। डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव है, तीनों की प्रोबेबिलिटी का है ना, तीनों बॉक्स के सिलेक्ट किए जाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 होगी। वन ऑफ द बॉल्स इज व्हाइट एंड अदर बॉल इज रेड। अब तीनों में से कोई सा भी हम बॉक्स सेलेक्ट किए हैं, उसमें जो हम बॉल सेलेक्ट करेंगे वो कैसा होना चाहिए, एक व्हाइट और दूसरा रेड। अब एक व्हाइट चुना होना चाहिए, तो हमारा फेवरेबल केस कैसे डिसाइड होगा, फेवरेबल केस इस चीज पर डिसाइड होगा कि पहले तो हम बॉक्स सेलेक्ट करें, उसके बाद बॉक्स में से भी बॉल सेलेक्ट करें, बॉल भी कैसा हो, एक व्हाइट हो और दूसरा रेड हो। तो क्या हमारा इवेंट सक्सेशन में हो रहा है, जब इवेंट सक्सेशन में हो तो हम कौन सा थ्योरी यूज करते हैं, बायस थ्योरी। बायस थ्योरी क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब इवेंट हो गया, एक इवेंट हो गया बॉक्स के सिलेक्ट करने के बाद, उसके बाद हम दूसरा इवेंट किए बॉल को सिलेक्ट करने का, बॉक्स सेलेक्ट किए फिर बॉल को सिलेक्ट करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो 2 बॉल सेलेक्ट किए हैं वो बॉक्स B2 से आया है।
तब हम क्या कर रहे हैं, एक स्टेप मतलब बैक में जा रहे हैं, और तब हम यह देख रहे हैं कि जो हम सेलेक्ट किए हैं वो क्या B2 से है। तो ये बायस थ्योरम का हुआ। कैसे? तो एक सैंपल स्पेस है, उस सैंपल स्पेस से हम बॉक्स B1 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर B2 सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर B3 सेलेक्ट कर सकते हैं। अब हम B1 में कितने व्हाइट हैं? एक व्हाइट है, दूसरा 3 रेड है, और कितने हैं? 2 ब्लैक हैं। B2 में 2 व्हाइट, फिर 3 रेड और 4 ब्लैक। B3 में 3 व्हाइट, 4 रेड, 5 ब्लैक। ठीक है, तो सबसे पहला लाइन क्या लिखेंगे? सिलेक्शन ऑफ बॉक्स इज डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। सिलेक्शन ऑफ बॉक्सेस आर डिसजॉइंट एंड एग्जॉस्टिव। इस वर्ड का मतलब तो तुम लोगों को पता होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ B3। योर सिलेक्शन ऑफ बॉक्स, B1 सेलेक्ट करें या B2 सेलेक्ट करें या B3 सेलेक्ट करें, और उनका वो कितना हो जाएगा? 1/3। क्यों होगा 1/3? क्योंकि तीनों इक्वल है और तीनों का सम कितना होगा? 1। यानी कि P ऑफ B1 प्लस P ऑफ B2 प्लस P ऑफ B3 ये होगा 1। इसी से तीनों का प्रोबेबिलिटी 1/3 आया। तो एक स्टेज हमारा हो गया। अब जब बॉक्स सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, तो मान लो कि हम गिवन दैट कि B1 बॉक्स सेलेक्ट किए, तो एक व्हाइट और एक रेड, तो एक मान लेते हैं, एक इवेंट पहले डिसाइड करते हैं। लेट E बी द इवेंट ऑफ selecting a white and a red ball. Selecting a white and a red ball. एक व्हाइट और एक रेड बॉल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो अगर हम वो इवेंट पहले बॉक्स से करें, तो गिवन दैट वी हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड फर्स्ट बॉक्स, है ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट ई अकर्स? कितना, कैसे निकालेंगे? तो B1 में कितना है व्हाइट? 1। एक में से वही एक सेलेक्ट कर लेंगे, और एक रेड चुनना है। रेड कितना है? रेड कितना है? 3। तो 3 में से भी एक चुनेंगे, 3C1 डिवाइडेड बाय, हमें 2 बॉल सेलेक्ट करना है, तो टोटल केस कितना बनेगा? 2 बॉल को टोटल कितना है यहाँ? 6 है ना, 1 + 3 + 2, तो 6 में से 2 को सिलेक्ट करना है। ये कब? जब हम एक व्हाइट और एक रेड बॉल पहले बॉक्स से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B2, इसमें भी, इसमें कितने बॉल टोटल बॉल हैं? 3 2 5 और 4 9, तो 9C2। अब हम इसमें से एक व्हाइट और एक रेड सेलेक्ट करेंगे, कैसे निकालेंगे? 2C1 इंटू 3C1, ठीक है। उसके बाद जब तीसरा बॉक्स हम सेलेक्ट कर लिए, तब उसमें से, उसमें कितने हैं? 12 हैं, तो 12 में से 2 सेलेक्ट करेंगे। 3 व्हाइट है, 3 व्हाइट में से एक सेलेक्ट कर लेंगे, और 4 रेड हैं। तो अब ये कह रहा है कि हमें ये इवेंट तो मिला है, पर बताना है कि हम सेकेंड बॉक्स सेलेक्ट किए। मान लेंगे कि हम एक बॉल व्हाइट और एक बॉल रेड सेलेक्ट कर लिए, तब क्या प्रोबेबिलिटी है कि हम सेकेंड बॉक्स में से वो बॉल चुने थे, ठीक है। तो ये पलट जाएगा। देखो, ये समझे, ये हम कौन सा बॉक्स? अब कह रहा है कि यदि हम जो लास्ट में इवेंट कर रहे हैं, इसमें से एक व्हाइट या एक रेड चुन रहे हैं,
है ना, एक व्हाइट या एक रेड चुने, एक व्हाइट और एक रेड चुने हैं, ठीक है, तब कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दीज सिलेक्शन ऑफ 2 balls हैज बीन डन फ्रॉम बॉक्स B2। उसी इवेंट के अकर होने को, जो इवेंट हमारा बाद में हुआ है, उसी को क्या कह रहा है, बैकग्राउंड में डालो और तब बताओ कि वो B2 से सिलेक्ट हुआ है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो बायस थ्योरम यही करते हैं ना, पहले इवेंट सक्सेशन में होता है, तो जो सक्सेशन में हो रहा होता है इस प्रकार से ट्री डायग्राम बनता है, उसमें से एक को या मल्टीपल में किसी को वेट डाल के तब वो पीछे वाले की प्रोबेबिलिटी पूछता है ना। ये एक टिपिकल एग्जांपल ऑफ बायस थ्योरम, बायस थ्योरम का एक टिपिकल एग्जांपल है, जिसमें हमको एक व्हाइट और एक रेड बॉल सेलेक्ट करना है और यह बताना है उसके सेलेक्ट हुए जाने की प्रोबेबिलिटी बी बॉक्स से कितनी होगी। अब समझे। अब इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B2, है ना, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E। अब टीपीटी से इसी का एक्सपेंशन होता है, क्या होता है टीपीटी से इसका एक्सपेंशन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B2। अब इसको हम कैसे करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन B3। यही है ना बायस थ्योरम में। अब ये हम इसमें हमको सब कुछ पता है, इसमें हमको सारा इंफॉर्मेशन मालूम है कि नहीं, बोलो। तो B3 कितना है, P ऑफ B3 कितना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B3 B2 सॉरी B2 B1 और B3 तीनों का कितना प्रोबेबिलिटी, 1/3। तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पे 1/3 रखेंगे, और उसके बाद ये वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये सॉरी यहाँ सेकेंड से, ये वैल्यू फर्स्ट में से, उसके बाद ये वैल्यू थर्ड में से, जो लास्ट में दिया हुआ है उसको यहाँ से रख देंगे। जब सारी वैल्यू रखेंगे तो फिर आंसर कितना होगा वो निकालो। चलो बनाओ सब। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आई रिशु, 2C1 2 इंटू 3 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 कितना आया, इंडिविजुअली नहीं निकाले हो, पता नहीं, चलो ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8, 9 इंटू 4, 9 इंटू 4, 6 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 कितना होगा, ये 3, तो 1/6, ये होगा 1/6। ये कैलकुलेट करो तो कितना होगा, 3 इंटू 4 12 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 11 बाय 2, ठीक है, बाय 2, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 11, 2 डिवाइडेड बाय 11। उसके बाद ये कितना आया, 3 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 इक्वल टू 1/5, ठीक है। ये हो जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 1/5 प्लस 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/6 1/3 इंटू 2/11। ये कैलकुलेट करो,
करो तो कैलकुलेट। देखो इसका ए इज द राइट आंसर। अब देखो ध्यान दो, यहां ए बॉल इज सिलेक्टेड एट रैंडम, ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ द बॉक्सेस। एक बॉल तीनों ही बॉक्स से ड्रॉ किया गया है। अब देखो यहां पे कितने हैं, यहां पे बॉल 6 बॉल हैं, यहां पे कितने हैं 9, यहां पे कितने बॉल हैं ओके। हमको एक बॉल ड्रॉ करना है, एक बॉल ड्रॉ करना है, ठीक है। B1 B2 एंड B3, एक बॉल B1 से, एक बॉल B2 से, एक बॉल B3 से, है ना। तो यहां पे सक्सेशन में कौन सा इवेंट हो रहा है, ये बायस थ्योरम की तरह नहीं है, थोड़ा सा ये डिफरेंट है, इसको लेके कंफ्यूज मत हो जाना। ये कैसे डिफरेंट है उसको समझा रहे हैं। सबसे पहले पहला बॉक्स लिए, उसमें से एक बॉल निकाले, उसके सक्सेशन में दूसरे बॉक्स में से बॉल निकाले, उसी के सक्सेशन में तीसरे बॉक्स से बॉल निकाले। तो यहां सिलेक्शन किसका कर रहे हैं, बॉल का सिलेक्शन कर रहे हैं बॉक्स से। तो यहां पे सक्सेशन किसका हो रहा है, बिटवीन द बॉक्स। सक्सेशन क्या हो रहा है, बिटवीन द बॉक्स, सिलेक्शन ऑफ ए बॉल बिटवीन द बॉक्स, है ना। यहां स्टेप नहीं हो रहा है कि पहले हम बॉक्स का सिलेक्ट करेंगे और तब हम बॉल का सिलेक्शन करेंगे। यहां बॉक्स रखा हुआ है, एक बॉक्स, उसमें से एक बॉल निकाले, दूसरे बॉक्स में से बॉल निकाले, तीसरे बॉक्स में बॉल निकाले, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, बी पार्ट में ध्यान दो, दैट द प्रोबेबिलिटी ऑल द 3 बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर, एक कलर का होना चाहिए। तो अगर पहला बॉक्स से बॉल निकाले वो व्हाइट निकला, तो उसके सक्सेशन में कैसा फेवरेबल इवेंट हो, सेकेंड बॉक्स से भी व्हाइट ही निकले, थर्ड बॉक्स से भी व्हाइट ही निकले। क्यों, क्योंकि क्या कह रहा है, सेम कलर का, है ना। और ईच ऑफ द बॉक्स मतलब बॉल इज बीइंग सिलेक्टेड फ्रॉम द बॉक्सेस इन द सक्सेशन, ठीक है। यहां पे इवेंट कैसा है, हमारा इवेंट जो है, ए बॉल इज selected in succession from the boxes, ठीक है। अब सेम कलर का हो गया तो क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट प्लस प्रोबेबिलिटी, क्यों, क्योंकि हम और लगा रहे हैं, वो क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट हो सकता है, और को कैसे यूनियन से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर क्या हो सकता है, रेड हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, ब्लैक हो सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी कैसे होगा, व्हाइट का सिलेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड का सिलेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ब्लैक का सिलेक्शन। ये देखो ये तीन जो हम इवेंट है, ये इवेंट किस प्रकार से हैं, ये इवेंट सक्सेशन में हो रहे हैं और ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है या फिर डिसजॉइंट है, दोनों में सेम ही होता है। अगर डिसजॉइंट होंगे तो भी उनके यूनियन में क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी उनका सम हो जाएगा, है ना। क्योंकि ब्लैक बॉल इज डिफरेंट देन व्हाइट बॉल एंड व्हाइट बॉल इज डिफरेंट देन रेड बॉल, तीनों अलग हैं, तो ये क्या हो जाएगा। अब व्हाइट का सिलेक्शन करना है तो B1 B2 और B3 तीनों से सिलेक्ट करेंगे, तो ये कैसा होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉक्स, है ना, पहला बॉक्स उससे व्हाइट का सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद B2 उससे भी व्हाइट का सिलेक्शन करेंगे और B3 उससे भी व्हाइट का सिलेक्शन करेंगे। इसका क्या मतलब, एंड B1 से भी व्हाइट, B2 से भी व्हाइट, B3 से भी व्हाइट, प्लस अब रेड सिलेक्शन करेंगे तो कैसा होगा, B1 से भी रेड का सिलेक्शन, B2 से भी रेड का सिलेक्शन और B3 से भी रेड का सिलेक्शन। और जब ब्लैक का सिलेक्शन करेंगे तो B1 से भी ब्लैक, B2 से ही ब्लैक
और B3 से भी ब्लैक। अब बताओ व्हाइट सेलेक्ट करने का, B1 से व्हाइट सेलेक्ट करने का कितना प्रोबेबिलिटी होगा? एक सेलेक्ट करना है ना, सी वाला केस खत्म कर दो। एक सेलेक्ट करने के लिए आराम से हम कैलकुलेट करते हैं। टोटल कितने बॉल हैं? टोटल व्हाइट बॉल कितने हैं? व्हाइट बॉल, हाँ टोटल 6 व्हाइट बॉल हैं। B1 में कितना व्हाइट बॉल है? 1, तो 1/6, ठीक है। और इसमें कितना है? 2/, और 3 में कितना है? 3/6। फिर रेड, B1 में रेड कितना है? 3/, रेड 3/10, फिर 3/10, 4/10। ब्लैक 2, 5, 4, 5, 4, 9, 9, 2, 11, ठीक है। तो 2/11, 4/11, 5/11, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो। यहां सेकेंड बॉक्स सिलेक्ट है। सेकेंड बॉक्स में कितना व्हाइट है? अच्छा, पहले बॉक्स में टोटल बॉल कितना है? पहले बॉक्स में कितना टोटल बॉल है? 6। सेकेंड बॉक्स में कितना टोटल बॉल है? 4, 3, 7, 2, 9। 9 में से व्हाइट बॉल किसे सिलेक्ट करना है? सेकेंड बॉक्स से। लिखे वही हैं, प्रोबेबिलिटी गलत लगाए हैं। तो कितने में से 2 बॉल सेलेक्ट करना है व्हाइट का? कितने में से करना है? 9 में से। और यहां थर्ड बॉक्स में से व्हाइट सेलेक्ट करना है। तो थर्ड बॉक्स में टोटल कितने बॉल हैं? थर्ड बॉक्स में 4, 5, 4, 9, 3, 12 हैं। इस प्रकार से देखना होगा। 6 में से 3 रेड, फिर यहां पर 9 में से 3 रेड, यहां पे 12 में से 3 रेड, यहां भी 6 में से 2 ब्लैक, यहां पे 9 में से 4 ब्लैक, और यहां पे 12 में से 5 ब्लैक। अब जाके करो कैलकुलेशन। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन नहीं। वी डू नॉट सेलेक्ट, वी जस्ट अरेंज। व्हाई? बिकॉज स्टैंड इन ए क्यू, कतार में खड़ा होना है। तो व्हाट आर द वेज इन विच दे कैन स्टैंड इन ए क्यू? दैट विल डिपेंड ऑन हाउ दे आर अरेंज्ड इन द क्यू। वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं। यहां पे क्या है? पहला स्पॉट, दूसरा स्पॉट, तीसरा स्पॉट, चौथा स्पॉट, 5वां स्पॉट। 5 स्पॉट में 5 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? बताओ। 5 स्पॉट में 5 लोगों को, 5 स्पॉट में 5 लोगों को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? बोलो। 5p5, 5p5 इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, है ना। सॉल्यूशन स्टार्ट ऐसे करेंगे। 5 persons can be arranged in 5p5 ways. Therefore ns इक्वल टू क्या होगा? 5 फैक्टोरियल इक्वल टू 120। अब हम इवेंट पे ध्यान देंगे। हमारा फेवरेबल इवेंट क्या है?
अरेंज इस प्रकार से करना है कि द नंबर ऑफ बॉयज अहेड ऑफ एवरी गर्ल, ठीक है, हर लड़की के आगे, नहीं आगे भी लिखा हुआ है, इज एट लीस्ट वन मोर, हर लड़की के आगे जो लड़का है, लड़की की संख्या है, वो एटलीस्ट वन मोर, कम से कम एक ज्यादा हो। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पर जो क्यू है, कतार है, उसमें पहला पोजीशन है, कोई दूसरा पोजीशन है, कोई तीसरा पोजीशन है, चौथा पोजीशन है, पांचवा पोजीशन है। तो हमारा कैसा है क्यू, इस प्रकार से, इस प्रकार से काउंटर है, कोई काउंटर में कोई लोग कतार में खड़े हैं, ये पहला पोजीशन है, ये दूसरा पोजीशन, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। हमारा सैंपल स्पेस किस प्रकार से है, सैंपल स्पेस 5 एलिमेंट के 5 तरीके से अरेंज किए जाने से बना है ना। 5 एलिमेंट को 5 तरीके से अरेंज करने के कितने तरीके हो गए। तो हम क्या कर सकते हैं, B1, B2, B3, G1 और G2, इनको यहां पर इन स्पॉट पे, इन जगह पे खाली, बंद करो, बचकानी हरकत, यहां कुछ बता रहे हैं। 5 लोग हैं जिनमें 3 बॉयज हैं और 3 गर्ल हैं, इसको 5 स्पॉट पे क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। पर फेवरेबल आउटकम क्या कह रहा है, जो भी लड़की है उसके आगे नंबर ऑफ बॉय जितने भी हैं वो कम से कम एक ज्यादा हो, कि नंबर ऑफ गर्ल्स ज्यादा है। तो हम कितने केसेज फेवरेबल ले सकते हैं उसको हम फिंगर टिप्स पे काउंट कर लेंगे। कैसे, क्योंकि हम एफपीसी जानते हैं, हम लोग एफपीसी जानते हैं कि नहीं, जानते हैं ना। तो उस फेवरेबल केसेस को हम फिंगर टिप्स पे काउंट करेंगे। फॉर एग्जांपल G1, ठीक है, यहां पर मान लो G के लिए हम अरेंज करते हैं, यहां पर हम G के लिए अरेंज करते हैं, यहां भी G को अरेंज करते हैं। अब बाकी जगह पे क्या होगा, B, B, ओके। अब देखो इस G के आगे एक लड़की है, पर कितने लड़के हैं, 3 लड़के हैं। क्या ये फेवरेबल इवेंट है, यस, दिस इज आवर फेवरेबल इवेंट, ये एक इवेंट है। और केसेस देखते हैं, और लगाएंगे तो प्लस लगाएंगे, है ना, हमें इवेंट भी काउंट करने हैं। तो अब हम क्या करते हैं, लास्ट स्पॉट पे एक G के लिए यहां पे एक G रखते हैं, बाकी के लिए B, B, B। अब देखो इसके आगे एक लड़की है ना, और इसके आगे लड़के कितने हैं, 1, 2, 3, ज्यादा है। अब इस लड़की के आगे कितने लड़के हैं, लड़की कितनी है, 0, क्योंकि हम इधर से न काउंट कर रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5। इस लड़की के आगे कितने लड़की है, कोई लड़की नहीं ना है, इस लड़की के आगे कोई लड़की नहीं है, जबकि इस लड़की के आगे एक लड़की है, बल्कि 3 लड़के आगे हैं। क्या ये फेवरेबल है, यह भी फेवरेबल है, क्योंकि लड़का ज्यादा है इसके आगे और लड़की एक ही है। और इस केस के लिए भी है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 और 2 हुआ, अब हम थर्ड देखते हैं। अब मान लो यहां रख लेते हैं, अब बताओ इस लड़की के आगे एक लड़की पर 2 लड़के आगे, इस लड़की के आगे कोई लड़की नहीं है पर 2 लड़के हैं। क्या ये फेवरेबल हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, अरे काउंट तो करो। 0 लड़की सही है, पर लड़के ज्यादा होना चाहिए, 2 लड़के हैं ना, लड़की कोई भी नहीं है, तो ये भी तो फेवरेबल हुआ ना। देखो केस क्या कह रहा है, केस ये कह रहा है कि लड़की को पीछे रखना है, लड़का को आगे रखना है, ज्यादा लड़का होना चाहिए, लड़की कम होना चाहिए, कम से कम एक अधिक होना चाहिए, 2 भी होगा तो भी काउंट करेंगे। बराबर बराबर कैसे, पीछे वाले को मत ध्यान दो, फर्स्ट स्पॉट ये है ना, आगे से देखो, सुनो ए लड़का, फोकस। इस लड़की के आगे कितने लड़की, एक लड़की, लड़के कितने हैं, 2, फेवरेबल कैसे नहीं हुआ। इधर देखो इस लड़की के आगे कितने लड़की, 0, लड़के कितने हैं, फेवरेबल हुआ ना।
इसी प्रकार से काउंट करना है। कम से कम लड़के एक अधिक होने चाहिए, 2 हो जाए बहुत है, बेहतर है। नेक्स्ट केस, अब हम कहां पहुंचा दें? 1 2 3, ठीक है। अब हम मान लो यहां पे रख देते हैं। क्या ये फेवरेबल हो सकता है, बताओ? बराबर भी नहीं होना चाहिए, एक। क्या ये हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इसके आगे 0 लड़की पर 1 लड़का है, ये तो ठीक है। पर इसके आगे 2 लड़के हैं जबकि 1 लड़की है, लड़के 3 हैं, ये भी तो हो सकता है, यह भी हो सकता है, ठीक, यह भी हो सकता है। और कौन सा केस होगा? चलो ठीक है, एक केस और देख लेते हैं। वो हम बाद में देखेंगे, अभी हम देखेंगे, उस पे भी आएंगे। अभी हमको फेवरेबल कंडीशन पे पहले देखना है ना, कौन कौन सा है। तो ये भी हो गया 1 2 3 4 5। अब क्या करें? इसके लिए देखो तो, अब देखो है कि नहीं? 1 लड़का, नहीं 2 लड़का, ये भी है ना, 2 लड़का 1 लड़की, इसके आगे 0 लड़की और 1 लड़का है। और कोई केस हो सकता है? और कोई केस देखते हैं। क्या ये होगा? क्यों नहीं होगा? नहीं ना होगा, ठीक। ये होगा, क्यों नहीं, क्यों होगा ये? मोर 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 कह रहा है, मोर है ये? नहीं ना है, 1 लड़का और 1 लड़की है, बराबर हो गए ना, एटलीस्ट 1 मोर कह रहा है। और कोई भी केस लोगे वो पॉसिबल नहीं है। टोटल कितने नंबर केस पॉसिबल है? 5। अब 5 में भी हमें खास बात का ध्यान रखना है। हाँ हाँ, इस लड़की के आगे 1 लड़की है पर 2 लड़के हैं, ये अच्छा, 1 लड़की के आगे 1 लड़की है पर 3 लड़के हैं। इस लड़की के आगे 0 लड़की है पर 1 लड़का है। एटलीस्ट 1 ज्यादा हो तो अच्छी बात है, पर एटलीस्ट का क्या मतलब हुआ? 1 या 1 से अधिक। 1 है बेहतर, 2 है बेहतर, 3 है बेहतर। कम नहीं होना चाहिए, बराबर भी नहीं होना चाहिए। कहाँ है बराबर? इस लड़की के आगे कितना लड़का है? 1 लड़का है। लड़की कितना है? इस लड़की के आगे लड़की कितना है? हाँ, अहेड का मतलब से आगे, ठीक है। अब रुको, अभी तो इतना हुआ ही, इसके बाद देखना है। ये 5 नंबर ऑफ केसेज हैं। अब इनमें 3 बॉयज में से तीनों को अरेंज कर सकते हैं, फिर 2 गर्ल में से दोनों को अरेंज कर सकते हैं। कितने तरीके से? 5 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब कितना हो गया टोटल नंबर केस? 5 इंटू 6 इंटू 2 कितना हुआ? 60। टोटल नंबर ऑफ केस कितने हैं? तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 60 डिवाइडेड बाय 120 इक्वल टू 1/2। समझे? ऐसे करके इसको बनाएंगे।
तो ये किस तरह का प्रॉब्लम है? परम्यूटेशन का। प्रोबेबिलिटी में परम्यूटेशन भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं जब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बता रहा था तो मैं ये कहा था जब प्रोबेबिलिटी आएगा तो ध्यान देना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के किसी भी कोना से उठा के प्रॉब्लम बना सकता है IITian, ठीक है। उसका मन घूमेगा तो वो लास्ट में जो थे, सबसे लास्ट में पढ़ाए थे डिवीजन इनटू ग्रुप्स, जबकि ग्रुप साइज भी डिफाइन नहीं था, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिवीजन करना था, उसमें से भी क्वेश्चन बना सकता है। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का लास्ट टॉपिक याद करो, सबसे लास्ट टॉपिक। ना हमको ग्रुप साइज डिफाइंड है और ना हमको कितने लोग हैं वो डिफाइंड है। दो इंफॉर्मेशन जो हमको स्टार्टिंग में मिला हुआ था एफपीसी में, दोनों में से कुछ भी डिफाइन नहीं था, तभी हम परम्यूटेशन निकालते थे ना, कॉम्बिनेशन निकालते थे, उसमें से भी उठा के प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन इनटू ग्रुप्स, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को, है ना, इतना भी हल्के में नहीं लेना है, थोड़ा सा ध्यान देना है कि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन या और कहां से क्वेश्चन बन सकता है। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है। लेट x बी द रैंडम वेरिएबल assigned to getting head on a toss n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है कितना होगा, जबकि प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। हमारा x, देखो एक बात, p कितना है? p कितना है? फेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/2। वेरी गुड। उसके बाद q कितना होगा? 1/2, क्योंकि ये हेड है और ये टेल है। टेल इज फेलियर, हेड इज सक्सेस। हेड मिला तो सक्सेस, टेल मिला तो फेलियर। सक्सेस को p से असाइन किए हैं और फेलियर को q से। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्योंकि 2 या 2 से अधिक कितना बार हो सकता है? अब m टाइम्स, हम m टाइम्स असाइन करेंगे तो m बार हम मैक्सिमम ले सकते हैं कि हर बार ही आ जाए, पर मिनिमम कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 और 1। वो केस को अगर 1 में से माइनस कर देंगे तो हमको बचा हुआ का प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा। क्योंकि ये p ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? व्हाट इज द कंप्लीमेंट्री इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2? गेटिंग लेस देन 2। लेस देन 2 का क्या मतलब? 0 और 1, 0 और 1। तो हमको 2 से भी कम चाहिए, तो या तो एक बार भी नहीं आए या एक बार आए, क्योंकि हम इंटीग्रल इवेंट्स को काउंट करेंगे। तो यहां पर क्या होगा? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 इक्वल टू कितना? 0.96। अब देखो हमको क्या पूछ रहा है? हमको क्या पूछ रहा है? मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, ट्रायल नंबर पूछ रहा है, कितना बार हम ट्रायल करें। तो लेट देयर बी, और n तो पूछ रहा है ना, n को हम मान लेते हैं। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रायल n है, n हमको निकालना है। तो 1 माइनस x इक्वल टू 0 क्या होगा? nc0 p टू द पावर 0 q टू द पावर n, q टू द पावर n। हर बार फेल कर रहे, हर बार टेल 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 टेल, ठीक है। प्लस nc1 p टू द पावर 1 q टू द पावर n माइनस 1।
एक बार बस हेड आया। m टाइम्स सिक्का उछाले बस एक बार हेड आया। ये प्रोबेबिलिटी कितना है? 0.96। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? NC0 तो 1 होता है, p टू द पावर 1 हो गया, q टू द पावर n, q का वैल्यू कितना है? 1/2, 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर 1 इंटू 1/2 टू द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 0.96। ओ ये भी एटलीस्ट दिया हुआ है, एटलीस्ट दिया हुआ है। एटलीस्ट दिया है तो एटलीस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एटलीस्ट दिया है तो ग्रेटर देन इक्वल टू से रिप्रेजेंट करेंगे ना। इस वर्ड को ध्यान दो, इक्वल टू नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है? एटलीस्ट कह रहा है। हम m n की मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, समझे? जो इंटीग्रल वैल्यू आएगा सो कि मिनिमम होगा। अब देखो 1 माइनस, ये क्या हुआ? 1/2 टू द पावर n प्लस 1/2 टू द पावर n। कैसे? ये 2 टू द पावर 1 हुआ, ये 2 टू द पावर n माइनस 1, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर n। ये वैल्यू कितना है? 0. अब तो हम एटलीस्ट वाला सिंबल लगाएंगे ना, या अब हम इसको इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। हाँ NC1 तो n होता है, हम n तो मिस कर दिए। थैंक यू। ये कितना हुआ? n। बहुत बचा लिया, अभी आंसर नहीं मिलता। ठीक है, अब 1 को इधर ले आते हैं तो 1 माइनस 0.96 ग्रेटर देन इक्वल टू, हम n प्लस 1 क्या कर लें? कॉमन ले लें, n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर n। ठीक है, अब ये कितना होगा? 0.04। 0.04 को क्या लिख सकते हैं? 0.04, इसको उड़ाओ, नीचे में क्या होगा? 125। अब देखो, हमको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हमको n का वैल्यू निकालना इस प्रकार से, 2 टू द पावर n। ठीक है, n को छोड़ के बाकी वैल्यू को ट्रांसपोज करना है, ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 इंटू n प्लस 1। चलो अब हम इसके बाद क्या करेंगे? हमको देखो ये बात बताओ कि हमको जब ट्रायल निकालना है वो इंटीग्रल वैल्यू होगा कि डेसिमल में होगा? नंबर ऑफ ट्रायल्स निकालना है तो हमेशा क्या होगा? इंटीग्रल वैल्यू होगा। तो हम n को यहां पर क्या कर सकते हैं? कंडीशन में रख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू होल नंबर ही होगा। होल नंबर होगा क्या 0 के लिए सेटिस्फाई होगा क्या? नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो ये क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। कहां पे ये जो है एक्सीड कर रहा है? 25 n प्लस 1, 0 प्लस 1 25, तो ये तो नहीं हो रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 टू द पावर 1 50 नहीं हुआ, 2 टू द पावर 3 नहीं, 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर 5 32 हो रहा है, फिर भी यह एक्सीड कर रहा है। 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 7, 7 कितना होता है? 2 टू द पावर 7 कितना होता है? 200 आ रहा, फिर भी नहीं हो रहा है। 2 टू द पावर 8, 2 टू द पावर 8 कितना होगा? 256। आइए 225 ही रह रहा है, 8 से शुरू हो रहा है। सबसे मिनिमम नंबर ऑफ काउंट क्या होगा? 8 पर जाकर हम निकाल सकते हैं। तो n मिनिमम इक्वल टू 8 नंबर ऑफ ट्रायल्स के लिए हमारा सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए यहां पर हम आंसर क्या लिखेंगे? 8। इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। थैंक यू।